सभी को नमस्कार। ग्रेड थर्ड में क्रैश कोर्स में आज हम पर्सनालिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यद्यपि आपके सिलेबस में जो इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ वो लिखा हुआ है व्यक्तित्व, संकल्पना, व्यक्तित्व प्रकार और मापन। मतलब स्पेशली यदि टू द पॉइंट पेपर बनता है तो इन तीन बिंदुओं पे ही प्रश्न बनेंगे, सिद्धांत के ऊपर प्रश्न नहीं बनेंगे। यद्यपि हम सिद्धांत मेन कोर्स में जब पढ़ते हैं तो सिद्धांत सब पढ़ते हैं, मैं हल्का सा बता दूंगा, यदि आपको टाइम हो तो देख लेना, बट स्पेशली ये तीन पार्ट जरूर पढ़ के जाना क्रैश कोर्स के हिसाब से। संकल्पना का मतलब ये होता है व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व के डेफिनेशंस क्या है, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रकार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार है वो पढ़ने हैं, और मेजरमेंट में स्पेशली जो मैं बताऊं वो चीजें हल्की सी देखनी है। बड़ा इजी सा टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, तो सरसरी तौर पे जो चीजें बताऊं देख लेना। पहला पर्सन, पर्सनलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका मतलब मुखौटा या नकाब होता है। ये इजी सा है, देख लेना। आलपोर्ट की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में यदि क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो आपको मात्र यही देख के जानी है। व्यक्तित्व उन मनोदेही गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। एक एक वर्ड याद रखना। मनोदेहिक मतलब मानसिक शारीरिक, अपूर्व मतलब आज तक नहीं हुआ, गत्यात्मक मतलब डायनेमिक है, स्थिर नहीं है, समायोजन एडजस्टमेंट। तो ये पूरे चारों पांचों वर्ड याद रखना, मनोदेहिक, गत्यात्मक, अपूर्व। फिर इसने क्या किया था 1961 में संशोधन करते हुए इस परिभाषा में अपूर्व के स्थान पे विशिष्ट व्यवहार जोड़ दिया था। तो ये भी लाइन नोट कर लेना कि विशिष्ट व्यवहार 1961 में जोड़ा था, डेफिनेशन 1937 में दी थी। आइजेंक वगैरह परिभाषा बोरिंग, वातावरण के साथ सामान्य स्थायी समायोजन, छोड़ देना, वैलेंटाइन, जन्मजात, अर्जित, ये क्रैश कोर्स के हिसाब से तो मतलब नहीं। पर्सनैलिटी की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, उदाहरण में आ जाता है तो पहली विशेषता होती है आत्मचेतना, मतलब मैं कौन हूं, क्या हूं, एक अच्छे व्यक्तित्व में होना चाहिए। गत्यात्मकता मतलब वक्त के साथ बदलेगा। सामाजिकता मतलब वो सोशल होना चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता मतलब इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होगा, जितना स्थिर होगा उतना अच्छा व्यक्तित्व है। उत्तम समायोजन शक्ति, महत्वाकांक्षी, संतुलित, इच्छा शक्ति से युक्त, शारीरिक, मानसिक, पॉजिटिव अप्लाइड बिंदु, इनको रटना नहीं है। आपसे अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता पूछे, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता पूछे, सेम है। व्यक्तित्व की उपागम की बात करते हैं। उपागम में सबसे पहला आता है प्रारूप उपागम, टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच का मतलब होता है जो आपकी बाहर से प्रेक्षित विशेषताएं देखकर और आपके व्यक्तित्व का वर्गीकरण करता है। इसमें 4 से 5 वर्गीकरण बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रेक्षित विशेषताओं के आधार पर जो व्यक्तित्व का आकलन करता है उसको टाइप अप्रोच बोलते हैं। इसमें सबसे पहला वर्गीकरण भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण में आता है त्रिगुण सिद्धांत, सत्य, रज और तम। तो इतना याद रखना है, त्रिगुण सिद्धांत, गैस, सत्य, रज और तम, सात्विक सोना, रज चांदी, तम तामा, जो श्रेष्ठ, नाम नाम देखना, बाकी छोड़ देना। त्रिदोष ये चरक संहिता में बताया गया है, वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए। ठीक है, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ हो गया। फिर दुनिया में सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किया था 400 बीसी में, और उसने कहा कि हमारे शरीर में 4 द्रव्य होते हैं, उसके आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार। तो ये पढ़ के जाना आप। पहला प्रकार जो इसने बताया है वो बताया कफ यानी फ्लेगमेटिक, जिसमें कफ की मात्रा ज्यादा होगी। ये मंद व निष्क्रिय व्यक्तित्व होते हैं, चिड़चिड़े और बड़े इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। कालापित मेलेनकोलिक, ये उदासीन निराशावादी होते हैं, डिपेंडेबल व्यक्तित्व होते हैं, दुखी। पीलापित, जो उनको गुस्सा बहुत आता है, इसको बोला है कोलेरिक, क्रोधी, गुस्सेल, आक्रामक। और रक्त जिनमें पाया जाता है इनको सैंग्विन बोला जाता है, ये बड़े पॉजिटिव आशावादी। तो ये पूरा पढ़ के जाना। शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है वो स्पेशली क्रिश्मर और शेल्डन, इन्हीं दो के प्रश्न आते हैं, भायोला वगैरह ये छोड़ जाना आप। क्रिश्मर, शेल्डन दोनों ही जर्मनी के हैं। तो क्रिश्मर का जो वर्गीकरण है वो जर्मनी 1925 में किया था। बुक का नाम फिजिकल एंड करेक्टर नहीं पूछेगा, आप तो ये देखना 4 नाम कौन कौन से हैं। पहला सुडोलकाय, जो बीच का है, ना लंबा है ना छोटा है, मजबूत है, संतुलित है, प्लेयर्स वगैरह इसमें आते हैं। लंबाकाय, कर्सकाय, सिजोआर्ड, साइक्लोआर्ड, मतलब एक प्रकार एस्थेनिक, ये दुबले पतले लोग होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, निराशावादी होते हैं, कल्पनावादी होते हैं, मनोविदाली लोग होते हैं। और गोलाकाय, जिसको साइक्लोआर्ड या पिकनिक टाइप बोला जाता है, बड़े मस्त होते हैं, आराम प्रिय होते हैं, हंसने वाले, हर समय मस्त रहते हैं, एकदम गोल मटोल आदमी को कभी देख लेना। और इन तीनों का मिश्रण चौथा बताया विशालकाय, सिर्फ नाम याद रखना है। इनकी विशेषता भी देख सकते हैं, गोलाकाय मस्त हैं, खाने पीने के शौकीन, आराम प्रिय, मनोविनोदी, ये दुबले पतले, निराशावादी, कल्पनावादी, देख लेना। सेल्डन ने 1940 में अपना वर्गीकरण दिया था। इस सिद्धांत को सोमोटाइप सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, एटलस ऑफ मैन इनकी किताब का नाम था, नहीं पूछेगा। आप तीनों नाम देख के जाना। पहला है लंबा करती, जिसको लेटिन भाषा में सेरोटोनिया एक्टोमार्फी कहते हैं। वही सेम विशेषताएं, दुबला पतला, निराशावादी, कल्पनावादी, चिंतित रहने वाला, वो होता है। आयताकृति सोमोटोनिया, मेसोमार्फी, आराम प्रिय, मनोविनोदी,
जोखिम, एग्रेसिव कार्य करने वाले, जो मतलब बढ़िया पर्सनैलिटी मानी जाती है। और गोलाकृति भिस्रोटोनिया एंडोमार्फी, वही आराम, ये खाने पीने के शौकीन, आराम पीरी इसमें नहीं आएगा, मैंने इसमें बोल दिया। हंसी मजाक करने वाले, छोटी हाइट होती है, मस्त रहने वाले लोग होते हैं ये। और ये बीच की पर्सनैलिटी है, इसको सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है संतुलित दृष्टिकोण से। तो ये तीनों नाम याद कर लेना। फिर सेल्डन का वर्गीकरण हम देखते हैं। सेल्डन ने क्या किया है कि इनको 1 से 7 तक के गुणों में विभाजित किया है। अब आप कई बार कहते हैं सर क्रेश कोर्स में चीजें समझाई नहीं जा सकती ज्यादा। अब यही चीज मैं एक प्रकार ऑफलाइन उसमें अपने मेन कोर्स में 20-25 मिनट की क्लास होती है, एक प्रकार प्रकार पे, पूरे प्रकार पे 1.5 घंटे क्लास होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम में मतलब बताया नहीं जा सकता। तो इसमें वही चीज बता सकता हूँ जो मुझे लगता है कि आप देख लें और उससे आपको फायदा हो जाएगा बस। सेल्डन ने 1 से 7 तक का इनका श्रेणीकरण किया है। 1 से 7 का मतलब एक दुबला पतला होता है और 7 एकदम मोटा होता है। तो जो लंबा करती है उसका जो इसने वर्गीकरण दिया वो दिया 117, क्योंकि ये सबसे दुबला पतला होता है, तो 7 सबसे लास्ट में आएगा। आयताकृति में 7 बीच में आएगा क्योंकि बीच का, तो 171। और गोलाकृति को इसने कहा कि सबसे मोटा, तो 711। तो ये एक श्रेणीकरण किया है, एस्टेट में बहुत बार आता है, अपने अभी तक नहीं आया बट फिर भी देख लेना। समाजशास्त्रीय आधार में व्यक्तित्व के प्रकार स्प्रेंगर ने बताए थे। किताब का नाम टाइप्स ऑफ मैन था। 6 टाइप बताए, सिर्फ नाम देखने हैं। पहला सैद्धांतिक, जो समझौता नहीं करते, जैसे पत्रकार, दार्शनिक, लेखक। आर्थिक, व्यापारी, दुकानदार। सामाजिक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, धार्मिक, संत, महात्मा। और सौंदर्यात्मक, जिसमें कलाकार आते हैं, अभिनेता आते हैं। तो सिर्फ नाम देखने हैं। मनोवैज्ञानिक प्रकार यूंग या जुंग ने बताए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा वर्गीकरण पढ़ के जाना। 1923 में वर्गीकरण किया था, 2 टाइप बताए थे। तीसरा 1942 में उभयमुखी, बाद में यारकुमे ने इन्होंने जोड़ा था, इन्होंने नहीं जोड़ा था, इन्होंने मुख्य प्रकार 2 ही बताए। उभयमुखी में इतना याद रखना, अंतर्मुखी बहिर्मुखी का मिश्रण। एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, कुछ नहीं याद करना, मैं शॉर्ट एंड स्वीट समझा देता हूं। अंतर्मुखी का मतलब है जो अपने आप में मस्त रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक नहीं होते हैं, एकांतवासी होते हैं, दोस्त नहीं बताते हैं बनाते हैं, मनोविनोदी, हंसी मजाक पसंद नहीं है, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, साहित्य प्रधान होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, सेल्फिश है, आत्म केंद्रित है। और बहिर्मुखी दोस्त बहुत बनाते हैं, सामाजिक बहुत होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, पढ़ाई में औसत होते हैं, राजनीतिक विचारधारा वाले होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, आशावादी होते हैं। अंतर्मुखी निराशावादी होते हैं। बहिर्मुखी भाषण प्रधान होते हैं, अंतर्मुखी लेखन प्रधान होते हैं, ठीक है। मतलब जस्ट अपोजिट है, तो इसको रटना मत, एक बार सरसरी तौर पे जो मैंने बोली वो लाइनें देख लेना। मितभाषी वाला प्रश्न आया हुआ है, एकांतवासी सामाजिकता वाला प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और आध्यात्मिक साहित्य प्रधान वाला प्रश्न आया हुआ है, तो जस्ट अपोजिट है, उभयमुखी मिश्रण हो जाएगा। हॉलैंड का वर्गीकरण आप छोड़ सकते हैं, रेस कोर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सिर्फ जब बहुत टाइम हो तब आपको पढ़ना चाहिए, वरना नहीं। आधुनिक दृष्टिकोण ये भी छोड़ देना है, भी क्रेश कोर्स के हिसाब से नहीं देखना है, क्योंकि बहुत ये मतलब बहुत लंबा टाइम हो तब देखना होता है। थॉर्नडाइक छोड़ दें, ये जरूर देख लेना। व्यक्तित्व का ए और बी टाइप फ्रीडमैन और रोजर ने मैंने बताया था। अब ए और बी टाइप क्या होता है? ए का मतलब होता है जो एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं, जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जिन्हें प्रतिस्पर्धा का भाव बहुत ज्यादा होता है, जिनमें बीपी और एचपी मतलब ब्लड प्रेशर और हार्ट हार्ट पेशेंट ज्यादा होते हैं, वो ए पर्सनैलिटी। बी होते हैं जो एक समय एक काम करते हैं, बड़ा पेशेंस बहुत अच्छा होता है, मस्त रहते हैं, ठीक है, धैर्यवान होते हैं, वो बी होते हैं। तो आप इतना याद रखना, ए और बी का वर्गीकरण फ्रीडमैन रोजरमैन ने किया था। बाकी इसमें मैंने सी डी एच टी बताए, ये आपको नहीं देखने, क्रेश कोर्स वाले बच्चों को। टाइम हो तो देख लेना, बाकी मैं तो नहीं कहूंगा कि आपको देखना। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व स्पेशली वंशानुक्रम, वातावरण दोनों के अंतः क्रिया का परिणाम होता है। जैविक कारक कौन से होते हैं? तो इनके नाम याद रखने हैं। जैविक कारक में वंशानुक्रम पहला आएगा। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां आएंगी, कौन सी अंतःस्त्रावी प्रभावित करती हैं, इनके नाम याद रखने हैं। चाहे उपयुक्त ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, आपका पेंक्रियास ग्रंथि है, ठीक है, आपकी एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, लैंगिक ग्रंथियां, इन सब का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक रचना और शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, और वंशानुक्रम हो ही गया, ठीक है, और एक समस्थिति, ये 4 जैविक कारक स्पेशली होते हैं। तो इसको याद रखना जैविक कारकों को, कि इनके नाम जरूर याद रखना। जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर में नर्वस सिस्टम, स्नायु मंडल, इसका विकास कमजोर होता है तो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
दूसरा वंशानुक्रम, फ्रांसिस गाल्टन ने इंपॉर्टेंट माना। अंतःस्रावी ग्रंथियां जितने भी हैं, शारीरिक रचना व स्वास्थ्य और समस्थिति का अध्ययन केनन ने किया। तो ये पांचों नाम याद रखना, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। फिर वातावरण संबंधी कारक में भौतिक वातावरण, गर्म ठंडी जलवायु, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, सामाजिक वातावरण, परिवार, विद्यालय, ग्रुप्स, ये सब आ जाते हैं। और सांस्कृतिक वातावरण में रूढ़िगत परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब आ जाते हैं। सांस्कृतिक वातावरण पे जो अध्ययन किया था स्पेशली मार्गरेट मिड ने इसका अध्ययन किया था, और ये बहुत चर्चित अध्ययन था, रुथ बेंटिक ने किया था। तो मार्गरेट मिड ने सेमोवा द्वीप पे एक अध्ययन किया था कि संस्कृति कैसे हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। इन्होंने मानव शास्त्रीय सिद्धांत भी दिया था। तो ये हल्का सा देख लेना। मनोवैज्ञानिक कारक छोड़ देना, रुचि, आदत, आकांक्षा ये नहीं पूछेगा। व्यक्तित्व का मापन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, व्यक्तित्व के मापन में स्पेशली 4 प्रकार की विधि होती हैं: आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ विधियां, प्रेक्षेपी विधियां और व्यक्तित्व आविष्कारिका। चारों ही पढ़ के जानी है। पर्सन मैक्सिमम प्रेक्षेपी विधियों पे आता है, बट फिर भी आपको ये पढ़ना है। वस्तुनिष्ठ विधि, जिसको सब्जेक्टिव विधि, जिसको आत्मनिष्ठ विधि बोलते हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब है जब मेरा मैं खुद व्यक्तित्व मापन करूंगा तो आत्मनिष्ठ है। इसमें स्पेशली जो 3-4 नाम है वो नाम देखने। आत्मनिरीक्षण विधि, स्वयं स्वयं द्वारा निरीक्षण, विलियम वुड टीचर ने दिया था, नहीं पूछेगा, आप नाम जरूर देख लेना। प्रश्नावली विधि सुकरात ने दी थी, वैसे साइकोलॉजी में वुडवर्थ ने प्रयोग किया था। 4 प्रकार: खुली प्रश्नावली, बंद, चित्रित, मिश्रित। व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी हमने सब पढ़ी थी फर्स्ट टॉपिक में ये। इसमें गहन अध्ययन विधि बोलते हैं, निदानात्मक विधि बोलते हैं। टाइडमैन ने इसका आविष्कार किया था, विशिष्ट बच्चों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाती है। और साक्षात्कार। तो ये आपको इतना याद रखना है कि व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ 4 विधियां कौन सी होती हैं, नाम और प्रतिपादक। साक्षात्कार का कोई प्रतिपादक नहीं होता। फिर आती हैं वस्तुनिष्ठ विधियां, इनके भी नाम और प्रतिपादक याद रखने हैं। वस्तुनिष्ठ में पहली है निरीक्षण विधि, इसके प्रतिपादक वाटसन थे, ये मैंने पहले पढ़ा दिया था। 3 प्रकार हैं: स्वाभाविक, आपको पता नहीं होता; सहभागी, जब आपके साथ करके आपका कोई निरीक्षण करता है, मैं आपके साथ खड़ा हूं फिर ऑब्जर्व कर रहा हूं; और असहभागी, जब मैं आपको के साथ वो काम नहीं कर रहा हूं, दूर से खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं। रेटिंग स्केल, निर्धारित मापनी, ये भी वस्तुनिष्ठ में आती है। गाल्टन ने इसका प्रतिपादन, इसमें 3 या 5 बिंदु में मापन करते हैं: अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, ये सब। परिस्थिति परीक्षण विधि, इसके अंतर्गत 4 विधियां आती हैं, इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। परिस्थिति परीक्षण वस्तुनिष्ठ में आती है। इसमें एक तो काल्पनिक परिस्थिति परीक्षण, कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए क्या करोगे। एक है वास्तविक परिस्थिति परीक्षण, सच में ऐसी स्थिति आ गई अब क्या करोगे। मनोनाटक, जेल मोरेनो, आपको अभिनय करके दिखाना है, ठीक है। और समाज मिति पिछली ग्रेड 3 में आई थी, ये भी जेल मोरेनो। इसमें कोई भी समूह की संरचना का अध्ययन करते हैं कि इस समूह में सबसे बढ़िया कौन है, सबसे मीडियम कौन है और सबसे खराब कौन है। शारीरिक परीक्षण छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेक्षेपी विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेक्षेपी विधियां प्रोजेक्टिव, इनका प्रयोग सबसे पहले फ्राइड ने किया था। इन विधियों में क्या होता है कि आपके सामने ऐसे उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं बड़े, जो अस्पष्ट होते हैं। अनुक्रिया आप कुछ भी कर सकते हो, अनुक्रिया स्वतंत्र होती है और व्यक्तिगत होती है। ये आपके अचेतन मन में दबी हुई दमित इच्छाओं को बाहर निकालती है। इसमें शुरुआत वाली 3 विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इग्नोर कर सकते हो। अचेतन मन की इच्छाओं का पता लगाया जाता है। उद्दीपक इसमें बड़े, उद्दीपक का मतलब जो आपको चित्र दिखाए जाते हैं वो स्पष्ट होते हैं। अनुक्रिया इसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत होती है, अचेतन होती है। इसमें चित्र दिखा के आपसे पहला टेस्ट है, शुरुआत वाले 3 ढंग से देख जाना। आईबीटी इंक ब्लोट टेस्ट, फुल फॉर्म याद रखनी है, कितने कार्ड होते हैं और किसने प्रतिपादन किया और कोई स्पेशल विशेषता हो तो। हरमन रोडसा ने प्रतिपादन किया 1921 में। 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्डों में 5 बिल्कुल काले व सफेद होते हैं, 2 काले व लाल रंग के होते हैं और 3 अन्य रंग के होते हैं, जिसमें लाल, काला, ये एक और रंग होता है, ठीक है ना। तो ये वर्णन भी याद रख के जाना है। होल्ड जमेन ने इसका 1961 में अनुवाद किया, नहीं पूछेगा, 90 कार्ड बताए थे इसने। भारत में जीजी प्रभु ने किया। इसमें क्या होता है आपको बता दूं, एक शाही का धब्बा होता है, आपको दिखाया जाएगा और उस शाही के धब्बे को देखकर आपको बताना कि बेटा आपको इसमें क्या दिख रहा है। जो आप बताओगे वही आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होगा। ये इसमें किया जाता है। इसमें 4 बिंदु होते हैं: स्थिति, यानी आपने पूरे कार्ड के प्रति प्रतिक्रिया की या आंशिक के प्रति प्रतिक्रिया की; विषय वस्तु, आपने मनुष्य को देखा या जानवर को देखा; निर्धारक, मतलब आपने रंगों के प्रति कोई प्रतिक्रिया की; और मौलिकता, मतलब आपने कोई हटके विचार दिया। ये 4 बिंदुओं के नाम याद रख लेना। इन 4 बिंदुओं के आधार पर मापन किया जाता है। तो आपको 3 ही प्रश्न पूछता है, ये टेस्ट कौन सा है, प्रतिपादक कौन है, ठीक है। और 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए होता है ये, बाकी कुछ नहीं देखना। टीएटी,
थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कथानक बोध परीक्षण, वो ये प्रेक्षेपी विधि है। प्रतिपादक मॉर्गन मूरे 1935, संशोधन 38 नहीं पूछेगा। कार्ड कितने, 30+1, 10 महिला 10 पुरुष, 10 महिला पुरुष दोनों के, और एक कार्ड रिक्त होता है। यदि ऑप्शन में 30+1 नहीं हो तो 30 कर देना, वरना 30+1 करना। एक बार में 19+1 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। ये सब मेरे किए हुए हैं, आप डिटेल में समझा सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम वाली चीजें हैं, ऐसे नहीं बताया। क्रैश कोर्स में तो पढ़ाई नहीं जा सकती ये चीजें इतनी। आपको जो काम की चीजें एग्जाम में आ जाएं, बस वही चीजें बता रहा हूं, बस आपको नुकसान नहीं होगा। इतना है कि आपने ढंग से चीजें कवर कर ली। ये टेस्ट किस किस का मापन करता है, तो एटीट्यूड, अभिवर्ती का मापन करता है, उपलब्धि का मापन करता है, आवश्यकता का मापन करता है। तो ये अभिवर्ती, उपलब्धि और आवश्यकता का मापन कौन सा टेस्ट करता है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ, तो इसको देख लेना। टेस्ट में 5 पॉइंट होते हैं। नायक नायिका का पता लगाना, कि आपको कार्ड दिखाया जाता है कि इसमें बताओ नायक नायिका कौन है। नंबर 2, इसमें इनकी आवश्यकताएं क्या है, तो 28 आवश्यकताओं पर प्रेष, वातावरण संबंधी बल, ये किस चीज से प्रभावित हैं। थीमा, कहानी का जो सार है, घटनाएं हैं, वो इसमें बताई जाती है, आरएस में आया प्रश्न है। और परिणाम और निष्कर्ष क्या रहा। ठीक है, उमा चौधरी ने भारत में इसका अनुकूलन किया था। इसमें कहानी लिखनी होती है कार्ड को देखने के बाद, कि पहले क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, अंत में क्या होगा, और दिखाए गए व्यक्ति के विचार कैसे है। ये नहीं पूछेगा आपसे, आप तो नाम, प्रतिपादक और कार्ड याद रखना बस। तीसरा टेस्ट है सीएटी, बालक अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। लियोपोल्ड पेलक इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, नाम और प्रतिपादक। विकास डॉक्टर अर्नेस्ट कृष्ण ने किया, आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया तो छोड़ दें। 10 कार्ड होते हैं, किसके होते हैं, जानवरों के, 3 से 10 साल के बच्चों के लिए होते हैं। और उमा चौधरी ने भारत में, इसमें भी क्या होता है, जानवर बने होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, भालू, बंदर आपस में खेल रहे हैं, बंदर खेल रहे हैं, ठीक है, शेर बैठा है, चूहा पास में आ रहा है। बच्चे को उसको कहानी लिखनी होती है कि इसमें हो क्या रहा है, बस इससे उसकी जो दमित इच्छा है वो बाहर आ जाते हैं। तो आप नाम, प्रतिपादक और एज ग्रुप। फिर है FWAT, इसको बोलते हैं फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साचरी विधि, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम और प्रतिपादक, गाल्टन ने इसका पहले उल्लेख किया। शुरुआत में इसमें 75 शब्द बताए थे, मतलब शब्दों को देखकर बच्चे को कुछ बोलना होता है। फिर इसका विकास किया 1904 में युंग फ्राइड ने, और वर्तमान में इसमें कितने शब्द हैं, 100 शब्द हैं। तो ये देख लेना, 2 लाइनें बस। SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, इसमें 40 अधूरे वाक्य पूरे करने होते हैं। पाइने और टेंडलर इसके प्रतिपादक हैं। अधूरा वाक्य होता है, मुझे दुख अनुभव होता है, मुझे खुशी होती है, अब आपको आगे पूरा करना है। SAT, प्रौढ़ बोध परीक्षण, लियोपोल्ड बेलक, छोड़ देना, नहीं पूछेगा। खेल विधि, अभिनय विधि, प्रेक्षेपी में आती है मोरेनो। मोजेक परीक्षण, मार्गरेट लोवेनफील्ड, ये सब आपके पास बहुत टाइम है तो देख सकते हो, वरना आप 5 शुरुआत वाले देखना। ये मतलब क्रिस लास्ट टाइम के हिसाब से नहीं है। चित्र कहानी परीक्षण, स्नीडमैन, और टाइम हो तो नाम नाम देख सकते हो। घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण, घर पेड़ व्यक्ति बनाना पड़ता है। बक ड्राई मैन परीक्षण, मेकओवर, आत्मबोध परीक्षण, तस्वीर कुंठा परीक्षण, रोजरबिक, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, विलियम स्टर्न। मतलब टाइम हो तो देख सकते हो। सजोंदी छोड़ दो, मनोविश्लेषण फ्राइड ने दी थी, छोड़ दो। व्यक्तित्व आविष्कारिका, ये याद रखनी, अलग विधियां होती हैं, और व्यक्तित्व आविष्कारिका में ज्यादा भी टाइम नहीं हो तो एक MMPI देख जाना बस आप। व्यक्तित्व आविष्कारिका व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष मापन करती हैं और कुछ विशेष गुणों का मापन करती हैं, जबकि प्रेक्षेपी विधियां सभी गुणों का अप्रत्यक्ष मापन करती हैं। पहली व्यक्तित्व आविष्कारिका 1918 में वुडवर्थ ने बनाई थी, छोड़ सकते हैं, प्रश्न नहीं आया, बस आप MMPI देखना। इसमें 116 क्वेश्चन थे, छोड़ देना। ये याद रख के जाना MMPI क्या है। ये व्यक्तित्व आविष्कारिका है, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व अनुसूची। हाथी और मैकिनेले ने इसका निर्माण किया था। 1940 में इसका निर्माण किया था, 43 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें 10 रोगों का मापन किया जाता है। कितने रोगों का मापन किया जाता है, 10 रोगों को मापा जाता है, और ये 16 साल से अधिक बच्चों, आप तो ये याद रखना, पूरा नाम, प्रतिपादक, 1943, 10 रोगों का मापन किया जाता है। ठीक है, 3 वेद्यता मापनी होती है इसमें। ये जितने भी साइकोलॉजिकल रोग है ना, साइकोसिस, साइकोपैथ, मनोविद्यालिता, सिजोफेनिया, इन सब का मापन किया जाएगा। साइकोटिसिज्म, इन सब का मापन होता है इसमें। MMPI 10 नैदानिक, 3 वैधता मापनी, सिजोफेनिया, अवसाद, डिप्रेशन, उन्माद, मेनिया, साइकोसिस, न्यूरोसिस, सब का मापन होता है। एक MBTI होती है, माइस ब्रिक्स ने इसका निर्माण किया था। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण इसी पे आधारित है। नियो व्यक्तित्व आविष्कारिका कोस्टा और मेक्रे ने दी थी, ये भी देख सकते हैं। इसमें 5 कारक मॉडल भी इसको बोलते हैं। इसमें 5 तत्वों का मापन करते हैं। स्नायु विकृति, न्यूरोटिसिज्म, जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं लोग, उनका। बहिर्मुखता, खुलापन, जो ओपननेस है, हर चीज को स्वीकार करते हैं। सहमति, जन्यता, एग्रेसिव, कर्तव्य निष्ठा, और ये 5 तत्व इसमें बताए जाते हैं किसमें,
पंचकारक मॉडल है। ये न्यू व्यक्तित्व आविष्कारिका कोस्टा और मैकन थे, ये देख सकते हो आप। फिर है व्यक्तित्व के उपागम या सिद्धांत। देखो नॉर्मली सिलेबस में आपके लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रश्न कई बार आ जाते हैं, तो आपको टाइम हो तो इसको हल्का सा, स्पेशली फ्राइड को, युंग को, केटल और आलपोर्ट को, ये चार आपको देख लेने चाहिए। पहला सिद्धांत फ्राइड का है, मनोविश्लेषणवाद, और इसमें जो काम की बातें वही हैं। इसने व्यक्तित्व का एक आकारात्मक मॉडल दिया है, एक गत्यात्मक मॉडल दिया और एक मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं जो अपन बाल विकास में पढ़ते हैं। आकारात्मक मॉडल में इसने मन के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन कुल मन का 1/10 भाग होता है, वर्तमान और वास्तविकता से रिलेवेंट होता है। अर्धचेतन कोई भाग नहीं होता, अपन चीजों को भूल जाते हैं, रख के भूल जाते हैं, अर्धचेतन होता है। और अचेतन सबसे शक्तिशाली मन है, सबसे बड़ा मन है, 9/10 भाग होता है। जितनी भी दमित इच्छाएं, गलत इच्छाएं, सपने, नींद में चलना, नींद में बोलना, ये सब आपके किस में आता है, अनकॉन्शियस माइंड में। ये सबसे ताकतवर मन है आपका अनकॉन्शियस माइंड। इसको याद रख के जाना जो मैंने बातें बोली, ठीक है। और इसमें यदि आपने अच्छी चीजें फीड कर ली तो आपकी जिंदगी वैसी संचालित, मान लीजिए आपने सोच लिया 3rd ग्रेड में टॉप कर रहा हूं, तो आप 100% उस दिशा में काम करना शुरू कर दोगे। फिर गत्यात्मक मॉडल में इसने बताया है आपका व्यक्तित्व के 3 मन। इड, इड मतलब राक्षसी होता है, आनंद के सिद्धांत से संचालित होता है, खाओ पियो मौज करो, मूल प्रवृत्तियों के अंदर। बुद्धि से कोई संबंध नहीं, नैतिकता से कोई संबंध नहीं, काम इच्छाएं, दमित इच्छाएं सब इसमें इड में आती है, राक्षस है। ईगो, ये चेतन है, अहम है, वर्तमान मन है, वास्तविकता से रिलेवेंट है, ये करूंगा, गलत करूंगा तो ये हो जाएगा, बुद्धि से कार्य करता है, कार्यपालक शाखा है। संतुलित व्यक्तित्व वही होता है जिसमें ईगो स्ट्रोंग होता है, तो ये आपको परिणामों से डराता है, बैलेंस रखता है। और सुपर ईगो ये नैतिक और आदर्शवादी मन की अवस्था है, भगवान, ईश्वरीय, ये सब इसमें आता है, ठीक है। 2 मूल प्रवृत्तियां बताई इसने, इरोस जन्म मूल प्रवृत्ति और थेनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसको लिबिडो बोला है, थेनाटोस को मृत्यु बोला है, ओके। मनोलैंगिक विकास में इसने 5 अवस्थाएं बताई थी जो विकास में भी हमने पढ़ी हैं, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था और जनेन्द्रिय अवस्था। ये पूरा फ्राइड है आपका, बस ये मैंने अभी जो बोला वही सब चीजें। ईड, ये चिंता छोड़ देना, इसको मत देखना, ईड ईगो सुपर ईगो देख लेना। विम्य उपागम किसने दिया था, आइजेंक ने दिया था, ये भी आप देख सकते हैं। इसके 3 आयाम होते हैं, इसने 3 प्रकार बताएंगे। व्यक्तित्व में 3 आयाम होते हैं, या तो व्यक्तित्व अंतर्मुखी होगा या बहिर्मुखी होगा, जो युंग ने बताया सेम। दूसरा इसने कहा है स्नायु विकृति बनाम स्थिरता, या तो भावनात्मक रूप से अस्थिर होगा या स्थिर होगा। तो ये विकृति, स्नायु विकृति मतलब इमोशनली डिस्टर्ब होता है, भावनात्मक अस्थिरता, न्यूरोटिसिज्म बोलते हैं। और तीसरा बताया मनोस्थापिता बनाम सामाजिकता, या तो बहुत सामाजिक होगा या सामाजिक विरोधी होगा, आक्रामक होगा, क्रोधी होगा, ठीक है, क्रूर होगा, समाज विरोधी। तो ये 3 आयाम बताए, नाम नाम देख लेना। नव मनोविश्लेषणवाद कौन है, जिन्होंने फ्राइड में सुधार करके बनाया, वो नव मनोविश्लेषणवाद कहलाए। फ्राइड तो कहता है कि काम के अलावा कुछ नहीं है, जैविक कारक इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि सामाजिक कारक भी इंपॉर्टेंट। तो ये युंग, एडलर, केरोन हार्नी, इरिक फ्रॉम, सुल्लीवान, इरिक्शन, अन्ना फ्राइड, ये सब नव फ्राइडवादी हैं। यह उपागम व्यक्तित्व में जैविक कारक की अपेक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण मानता है। इसमें युंग थोड़ा सा ठीक है, युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की, प्रश्न आया हुआ है। ये कहता है मन के 2 प्रकार, चेतन, अचेतन। अचेतन में सामूहिक अचेतन की बात करता, तो याद रखना सामूहिक अचेतन मन को इंपॉर्टेंट किसने माना है, युंग ने माना है, ठीक है ना। ये छोड़ देना, आप तो याद रखना सामूहिक अचेतन की बात किसने की है, युंग ने, बस इतना याद रखना। सामूहिक अचेतन के बाद व्यक्तित्व के इसने 5 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से। पर्सोना यानी बाहरी व्यक्तित्व, एनिमा मतलब कि पुरुष में स्त्री के लक्षण, एनिमस मतलब स्त्री में पुरुष के लक्षण, छाया मतलब राक्षसी बदमाश व्यक्तित्व, और आत्म मतलब श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। ये 2 अवधारणाएं याद रखना। एक इसने मनोवृत्ति कितनी बताई हैं, मनोवृत्ति इसने व्यक्तित्व की 2 मनोवृत्ति बताई हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, और व्यक्तित्व के 4 कार्य बताए, वो भी देख लेना। अंतर बहिर्मुखी व्यक्तित्व की मनोवृत्ति है, 4 कार्य, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। संवेदना मतलब महसूस करना, चिंतन मतलब सोचना, भाव मतलब फील करना, और अंतर्ज्ञान मतलब कि निर्णय लेना। केरोन हार्नी छोड़ देना, कोई नहीं है इसमें, बस ये एक ही चीज की कि इसने मूल दुश्चिंता वर्ड किसने दिया था, केरोन हार्नी, बस एक लाइन बता रहा हूं इसमें। एडलर व्यक्तित्व मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं। गाथात्मक उद्देश्यवाद छोड़ देना। हीनता मनोग्रंथि शब्द का प्रयोग किसने किया था, एडलर ने, कि बच्चे में जन्मजात भाव होता है, आंगिक, शारीरिक या तिरस्कृत भाव से पैदा होती है, ये देख लेना। और
हीनता मनोग्रंथि देख लेना, एडलर। श्रेष्ठता के लिए प्रयास छोड़ देना, सृजनात्मक आत्म छोड़ देना। सामाजिक रुचि की बात किसने की, जीवन शैली वाला देख लेना। जीवन शैली को किसने महत्व दिया, एडलर ने। जीवन शैली के दो प्रकार होते हैं, निरोगी और गलत जीवन शैली। फिर इसको इसने चार भागों में डिवाइड किया, ये चारों नाम याद रखना। शासकीय जीवन शैली, रूलिंग टाइप, जब दूसरों पे अपन प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तिकड़मी, गेटिंग लर्निंग, काम कार्ड नो, कोई को 200 रुपए लिया, कोई को 500 लिया, हमेशा काम कार्ड है। बचकर निकलने वाले, अवॉइडिंग टाइप, जीवन में समस्या आने पर भाग जाना। और सोशल टाइप, सामाजिक। ये चार मुख्य प्रकार है, इनको याद रखना। इरिक फ्रॉम छोड़ दो, अन्ना फ्राइड छोड़ दो। इरिक्शन का अपन विकास में पढ़ते हैं, जीवन विकास व्यक्तित्व की 8 अवस्थाएं बताई हैं, वहां पढ़ लेंगे। सुल्लीवान अंतर व्यक्तिक उपागम दिया, छोड़ दो। मानवतावादी उपागम व्यक्तित्व का मेस्लो रोजर्स ने दिया है, ठीक है। मेस्लो जो मोटिवेशन में अपने पढ़ा, पदानुक्रम सिद्धांत, वो दिया है। और कार्ल रोजर्स ने आत्म की अवधारणा दी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल देख सकते हो। सामर्थ्यिक उपागम, संवर्त्य उपागम, ये कार्ल रोजर्स का ही उपागम था। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति, फुली फंक्शनिंग पर्सन का कॉन्सेप्ट कार्ल रोजर्स का था। मांग उपागम छोड़ देना। ट्रेट उपागम ये जरूर देख लेना, आलपोर्ट और केटल ने ट्रेट उपागम देखा है। और आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के 3 शील गुण बताए हैं और केटल ने 2 बताए, वो देख लेना। आलपोर्ट का सिद्धांत किताब का नाम छोड़ देना, पैटर्न ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर देख लेना। कोर्डिनल गुण क्या होते हैं, तो कोर्डिनल गुण क्या होते हैं, जो महान लोग होते हैं उनमें कोर्डिनल पाए जाते हैं, जैसे गांधी जी, हिटलर, नेपोल, जो बड़े लोग हुए हैं, मदर टेरेसा। तो वो गुण जो आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसको कोर्डिनल गुण बोलते हैं, केवल महान लोगों में पाया जाता है। केंद्रीय गुण होते हैं, वो सभी में पाए जाते हैं, कम ज्यादा होते हैं, आत्मविश्वास, सामाजिकता, दयालुता। और गौण गुण होते हैं, जो हेयर स्टाइल, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, ये गौण होते हैं। तो ये 3 प्रकार के गुण आलपोर्ट ने बताए थे, ये तीनों याद रखना, बाकी चाहे कुछ मत पढ़ना, बट इतना जरूर पढ़ना। प्रोपियम जो इन सभी गुणों को संगठित करता है, छोड़ देना। कार्यात्मक स्वायत्ता का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आलपोर्ट ने। जिस कार्य से आप एक बार कोई सफलता प्राप्त कर लेते हो वो फ्रीडम हो जाता है। केटल का सिद्धांत प्रतिकारक सिद्धांत है, इसने कहा था सामान्य व्यक्ति में 23 गुण होते हैं, असामान्य में 12 होते हैं, और प्रधान गुण होते हैं 16। तो 16 पीएफ प्रश्नावली के प्रतिपादक कौन है, केटल, ये इंपॉर्टेंट। 16 पीएफ केटल याद रखना। फिर इसने 16 पीएफ तो प्रश्नावली दी है, फिर इसने गुणों को 2 भागों में डिवाइड किया है, सतही गुण और मूलशील गुण। सतही गुण को होते हैं सरफेस ट्रेट, वो गुण जो बाहर से परिलक्षित हो जाते हैं, जैसे प्रसन्नता, उदारता, सत्यनिष्ठा। और मूलशील गुण होते हैं जो बाहर से नहीं दिखते हैं, वो अंतर्निहित होते हैं, बाहर से आप आइडिया नहीं लगा सकता कि इसके मूल ट्रेट कौन। तो ये अर्थ याद रखना, सतही जो जल्दी अभिव्यक्त हो जाते हैं, और मूल गुण जो अंदर रहते हैं, बाहर से प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, उनको मूल गुण कहा है। इसके अलावा ये छोड़ देना, 16 गुण याद करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। शील गुणों के फिर 3 टाइप और बताएं इसने। गत्यात्मक शील गुण जो आपको लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं, उनको गत्यात्मक कहा, जैसे मनोवर्ती, मनोभाव, इमोशंस, और इच्छा, इसको इसने गत्यात्मक कहा है। क्षमता जो आपकी योग्यता को व्यक्त करते हैं, जैसे बुद्धि। और तीसरा है चित्त प्रवृत्ति का गुण, जो इमोशंस होते हैं वो चित्त प्रवृत्ति गुण में आता है। तो ये भी डिवाइडेशन ग्रेड सेकंड में तो देखो आया हुआ है, तो आप देख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। केटल का सिद्धांत अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, नेतृत्व, यौन समस्या, इन सब का मापन करता है। ये आपका पर्सनैलिटी टॉपिक है। कहने की बात यह है, सिद्धांत यद्यपि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फ्राइड को, आलपोर्ट को, और केटल को, और युंग की जो बातें बताई हैं मैंने, और एक विम्य उपागम, इनको आप हल्का सा देख सकते हो। प्रकार जो पढ़ा है वो देख लेना। बाकी एक बार रिवीजन कर लोगे, जो चीजें मैंने बोली हैं वो सुन भी जाओगे तो भी इनफ है आपके। थैंक यू।